चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बस्तर का काकतीय वंश। क्या पढ़ेंगे जी? बस्तर का काकतीय वंश पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको पहले देखना, फिर इसमें आप लोग आइएगा। इसमें तो क्या है, राज है ये प्रताप राजदेव। अगला हम लोग शासक पढ़ेंगे प्रताप राजदेव, 1602 से 1625 ईस्वी के आसपास। समझ गए जी? ठीक है। अब इसके टाइमिंग में हुआ क्या? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। इसके समय में एक आक्रमण हुआ था, इसको याद रखना। आक्रमण क्या हुआ था? एक गोलकुंडा के क्या थे, गोलकुंडा के आदमी था, एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की उसकी सेना थी, उसने अपनी सेना को क्या किया, बस्तर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। बस्तर पर आक्रमण करने भेज दिया। अब उस जो सेना थे ना कुतुब शाह का, तो काकती सेना को पराजय का, काकती सेना से क्या हुई, हार गई उसकी सेना। अब फिर क्या किया, गोलकुंडा का जो राजा था और जो उसका राज्य क्षेत्र था, तो अहमदनगर के जो शासक थे, एक और अहमदनगर का शासक था मलिक कंवर को, तो उस मलिक कंवर को क्या किया, उसको उपसा, चल भाई ऐसे करके, और जाके इन लोग फिर बस्तर में अफरा तफरी मचाए। फिर बाद में फिर जयपुर गए, फिर जयपुर के नरेश भी शामिल हुए इसमें, उड़ीसा का भी इसमें शामिल हो गया। अब इन जयपुर से क्या लगे जो क्षेत्र थे उसको विजित कर लिए इन्होंने, और काकतीय लोगों को मतलब बहुत तरीके से मतलब इन लोग प्राप्त, मतलब प्रभाव, इन लोग दबाव बना रहे थे कि मतलब जमीन को छोड़िए बोल के, लेकिन उन लोग मजबूत रूप से तब फिर भी बने रहे, मतलब हटे नहीं उन लोग। एक बार और बता देता हूँ। एक आक्रमण हुआ प्रताप राजदेव के समय में, गोलकुंडा के राजा थे शासक, मतलब कुली कुतुब शाह, उसने अपने सेना को भेजा बस्तर पर आक्रमण करने के लिए। आक्रमण क्या हुआ, उसका पराजय हुई, काकतीय वंश ने इसको हरा दिया। और उसके बाद ये कौन था आपका, एक था भैया हमारा ये, मतलब यहाँ का उड़ीसा का एक आदमी है, एक अहमदनगर का शासक है मलिक कंवर, मलिक कंवर भी चल दिया। और एक जयपुर का उड़ीसा का जो नरेश था, और उसने भी चल दिया जयपुर का। और उस लगे क्षेत्र को इन लोगों ने, आसपास के जो बॉर्डर उडर थे विजय बस्तर के, वो सभी को इन लोगों ने जीत लिया। और गोलकुंडा कहाँ है, तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र है, तो तेलंगाना हम लोग के छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तेलंगाना और ये आंध्रा, तो इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया। और फिर क्या किया, मतलब आज छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत लिया, तो उसका थोड़ा प्रभावित हुआ इसका, काकतीय वंश का। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है। चलो इसका अगले शासक के बारे में जानते हैं। अगला था वीर सिंह देव। कौन था जी वीर सिंह देव? ये आपका 1654 से, देखो बीच का भी मैं 25 तक था, बीच का जरूरी नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आपका 80 में चलो, यहाँ मतलब 54 से आपका 80 में आना है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसने क्या किया, राजपुर के दुर्ग का निर्माण करा इसने। राजपुर जो जगदलपुर, जिसका अभी वर्तमान नाम जगदलपुर है, इसने वीर सिंह देव ने क्या किया, जगदलपुर का निर्माण करा। क्या जगदलपुर को जो राजपुर बोला जाता था, राजपुर का क्या किया इसने, उस किले का निर्माण किया, दुर्ग का क्या किया, निर्माण इसने करवाया। इसको याद रखना। ठीक है, समझ गए इसको, वीर सिंह देव द्वारा। एक था भैया दिखपाल देव। ये था 1680, 1709, 1680 से 1709 ईस्वी। तो इसने क्या किया, राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित कर दिया। राजधानी चक्रकोट से क्या किया, बस्तर स्थानांतरित कर दिया।
बस्तर में क्या कर दिया, बदल दिया। समझ गया। 1680 से 1709, 1680 से 1709 ईस्वी, इसको याद रखना। दिक्पाल देव कौन था? 1680 से 1709। देखिए 29 साल लगभग ये शासनकाल किया। और कहाँ कहाँ बदला? चक्रकोट से बस्तर। ठीक है, इसको याद रखना। चक्रकोट से कहाँ बस मतलब चक्रकोट से बस्तर लेके गया, स्थानांतरित कर अपनी राजधानी को। राजधानी परिवर्तन किया इसने। एक एक परिवर्तन किया था आपके पुरुषोत्तम देव ने, इसको भी याद रखना। पुरुषोत्तम देव ने मंदोता से चक्रकोट लाया था। दिक्पाल देव ने चक्रकोट से बस्तर लेके गया, इसको याद रखना। एक है राजपाल देव। राजपाल देव 1709 से 1721 ईस्वी। कब जी? 1709 से 1721 ईस्वी, याद रखना। इसकी उपाधि क्या थी? प्रण प्रताप चक्रवर्ती। कौन था जी? प्रण प्रताप चक्रवर्ती, इसको याद रखना। प्रण प्रताप क्या है जी? चक्रवर्ती। समझे जी? इसका अन्य नाम इसका क्या था जो राजपाल का? रक्षपाल देव। राजपाल का क्या था नाम इसका? रक्षपाल देव। क्या था जी? रक्षपाल देव इसका नाम था। इसको भी आप लोग याद रखना। इसका उपासक कौन था भाई? ये लोग उपासक किसका करते थे, मतलब पूजा अर्चना किसका करते थे? तो इन लोग पूजा अर्चना मणिकेश्वरी देवी, जो दंतेवाड़ा में नागवंशी राजाओं की कुल देवी थी। नागवंशी राजाओं, छिंदक नागवंशी राजाओं की क्या थी? कुल देवी है। कौन? मणिकेश्वरी देवी के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। तो लिख देता हूँ नाम इसका उपासक। इनके उपासक करते थे मणिकेश्वरी। माणिकेश्वरी देवी ये दंतेवाड़ा में जो नागवंशी राजाओं के कुल देवी थी। नागवंशी राजाओं की क्या थी? कुल देवी। समझे जी? जिसे क्या बोलते हैं? माणिकेश्वरी देवी के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना। इसका विवाह कौन था? शादी इसका हुआ था बघेलिन और एक चंदेलिन, दो राजकुमारियां थी। एक तो बघेलिन, एक तो चंदेलिन। चंदेल वंश की एक राजकुमारी थी और एक बघेलिन वंश की राजकुमारी थी। तो दो राजकुमारियों के साथ क्या हुआ? इसका विवाह हुआ था राजपाल देव का। 3 पुत्र थे इसके। 2 पत्नी थे, एक तो बघेलिन, एक तो चंदेलिन। बघेलिन और एक दूसरा चंदेलिन। 3 इसके पुत्र थे। दलपत देव, प्रताप सिंह और दक्षिण सिंह। दलपत देव, प्रताप सिंह और दक्षिण सिंह 3 बेटे। 3 बेटे थे इसके। दलपत देव, पहला दलपत देव प्रताप सिंह। क्या था जी? प्रताप सिंह। अगला एक है दक्षिण सिंह, इसको याद रखिए आप लोग। 3 थे और 2 पत्नियां थी। उपासक मणिकेश्वरी, उपाधि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। इसका अन्य नाम रक्षपाल देव। समझिएगा। ये चंदेलिन से जन्म हुआ था 2 लोग का। चंदेलिन से जन्म हुआ 2 लोग का। इसका ये 2 पुत्र इसके थे। एक बघेलिन का ये था दक्षिण सिंह, इसको याद रखना। एक थे चंदेल मामा। कौन थे भैया? चंदेल मामा। ये 1721 से 31, 10 साल लगभग इन्होंने शासन किया। ये राजपाल देव की मृत्यु हुई ना, ये राजपाल देव की जैसे ही मृत्यु हुई तो चंदेलिन रानी का भाई ये चंदेलिन रानी का भाई आ गया, चंदेल मामा। उसी कारण इसको चंदेल मामा बोलते हैं, क्योंकि इसके मामा लगते हैं। इसका भाई आ गया तो भाई इन लोग के मामा, तो चंदेल मामा।
तो राजकुमारों के चंदेल मामा ने क्या किया, ठीक है, मतलब उसके मामा ने क्या किया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। और वहाँ पर जो बस्तर शासन में क्या किया, बस्तर शासन में फिर ये अपने हाथों में ले लिया और शासन और राज पार्टी ये मतलब करना चालू कर दिया बस्तर से। और दलपत देव ये क्या किया, दलपत देव क्या किया, इसी टाइमिंग में चंदेल मामा टाइम में दलपत देव ने क्या किया, शुभ अवसर पर आया, राखी के शुभ रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, और राखी करने के लेकर आया था। नेग मतलब कुछ गिफ्ट उफ्ट लेकर आया था और चंदेल के दरबार में उपस्थित हुआ और उसकी हत्या करके निकल लिया। कहाँ कौन गया है, देखो बताता हूँ। दलपत देव आया है ना, कहाँ है आपका, इसी चंदेल मामा के दरबार में है और राखी के दिन आया और गिफ्ट उफ्ट लाया था और गिफ्ट की जगह में उसको हत्या करके वहाँ से निकल लिया। हत्या करके क्या निकल लिया, सत्ता पर कौन बैठ गया, दलपत देव। फिर ये दलपत देव शासक बन गया, क्योंकि अब इसको काहे काहे मतलब उस टाइप का किया, क्योंकि ये बाहर का आदमी था ना, चंदेल वंश दूसरी जगह का है, मैं MP तरफ का है। हम लोग के छत्तीसगढ़ में आके मतलब दंतेवाड़ा में आके घुसपैठिया टाइप का शासन कर रहे थे बस्तर में बैठ के। और ये दलपत देव फिर आया। ये दलपत देव कौन था, इसका बेटा था, ये अपने मामा को मतलब मार दिया, उसका मामा था ये दलपत देव का। अब आए दलपत देव, चलो इसको अगले पेज में बताता हूँ इसका मैं। दलपत देव के शासन काल 1731 से 1770, लगभग इसने सोचो 40 साल लगभग शासन किया इसने, 40 साल लगभग इसने शासन किया दलपत देव। अब हर चीज को लिख नहीं रहा हूँ, मुंह से बोलना पड़ेगा मेरे को और एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा इसमें। 1731 से 1774 ईस्वी, इसको याद रखना। तो राजधानी था जगदलपुर। अभी देखो राजधानी अब जगदलपुर आ गया है ना, पहले कहाँ था आपका, वहां से चक्रकूट में बस्तर था। अब बस्तर से इन लोग देखो कहाँ ला लिया, अब ये जगदलपुर आ गया। बस्तर से देखो ये मतलब बस्तर से कहाँ ये लोग शासन करने, ये जगदलपुर आ गया है, इसको याद रखना। अब इसी के टाइम में आक्रमण हुआ, एक ठो क्या हुआ, आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में। तो प्रथम भोसला मतलब जो शासक था, प्रथम भोसला आक्रमण, पहला भोसला आक्रमण था, प्रथम नंबर का था एक भोसला आक्रमण हुआ। कहाँ हुआ, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बस्तर वाले एरिया में, क्योंकि बस्तर का अपना अलग राज्य हो चल रहा था उस टाइम में। तो प्रथम भोसला आक्रमण किया, कहाँ, उसका नाम था नीलू पंत नाम का, नीलू पंडित जिसको बोला जाता है। अब नीलू पंडित ने क्या किया, इसने आक्रमण किया, लेकिन ये असफल रहा, चुपचाप वहां से निकल लिया। तब जाके राजधानी ना 1770 में जो जगदलपुर बता रहा हूँ ना, तब इसने क्या किया, दलपत देव ने इसी को मतलब चेंज किया 1770 में। उस बाकी टाइम चल रहा था, सोचो देखो 30 साल तो लगभग चला, 40 साल चला लिया, फिर 3-4 साल बस बचा था, उसके बाद इसने बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया। कौन किया, यही किया दलपत देव। इसी ने दलपत देव इसका निर्माण एक तालाब बनवाया था। क्या बनाया था भैया, तालाब बनवाया था। अब तालाब कैसा तालाब था, वो अपने नाम पर दलपत सागर लग दिया, उसका नाम क्या था, दलपत सागर। तालाब का नाम दलपत सागर तालाब, ठीक है। और झील का, इसकी झील भी बनवाया था, या झील भी बोल सकते हो, भूपाल ताल झील बोला जाता था, भूपाल
ताल झील। अब ये सागर उगर तालाब भी बोल सकते हो, या भूपाल ताल झील ऐसे बोल सकते हो, दोनों भी बोल सकते हो। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है यही, सबसे बड़ा झील भूपाल ताल झील, जो कौन बना, दलपत देव के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पास है ये? जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र में उपस्थित है। इस पे याद देखना। अब इसी के टाइम में क्या हुआ, बंजारे लोग थे उस टाइम में, बस्तर में बसे हुए थे। तो उन लोग क्या करते, व्यापार व्यापार करना चालू किया, नमक उमक को प्रसार करना चालू किया। क्या चीज का व्यापार कर रहे थे? नमक का। अब बंजारे जो घूमते थे, देखे होगे बंजारे लोग घूमते रहते हैं वस्तु विनिमय व्यापार के। तो नमक के बदले इन लोग पैसा वैसा नहीं रहता था उस टाइम में। कैसे करते थे इन लोग, जब आवागमन करते थे तो नमक रखे रहते इन लोग, व्यापार जो वस्तु विनिमय के लिए, जो अदला बदली, सामान अदला बदली, ले भाई तू कुछ ले ले, कुछ मैं ले लेता हूँ, ऐसा एक्सचेंज ऑफर टाइप का, एक सामान के बदले दूसरा सामान। ऐसे पैसा वैसा इनके पास नहीं होता था। तो इन लोग क्या करते थे, नमक के बदले में जनजातियों से, जो व्यापारी था, जो बंजारे लोग जो घूमते रहते थे, सेलिंग करते थे, नमक के बदले में क्या देते थे, वनोपज का जो भी अच्छा सामग्री, इनके बहुमूल्य चीज ये लोग ले मांगते थे। अब इससे क्या हो रहा है, बस्तर वासियों से मतलब शोषण प्रारंभ हो रहा है। बस्तर वासियों का क्या हो रहा है, शोषण इसमें प्रारंभ नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है ना? इसमें ऐसे हो रहा है क्योंकि आप उसको ले रहे हो सामान को, नमक को उसको दे रहे हो, इसको दे रहे हो। अब घर घर जाके नमक बांट रहे हैं। अब उन नमक के बदले में उन लोग क्या दे रहे हैं, जो वो दे रहे हैं, बहुमूल्य वनोपज दे रहे हैं। तो उनका जो अच्छा चीज इन लोग ले रहे हैं उसके, है ना। और इन लोग कम की नमक के बदले सिर्फ नमक क्या है, टेस्टिंग बस। तो ऐसा व्यापार चल रहा था उस टाइम में बंजारे लोग द्वारा। और दलपत दे के दो पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरिया दे, इसको याद रखना। दलपत दे के इसका दो पुत्र थे, अजमेर सिंह और एक था दरिया दे। देखिए इसमें, चलिए बताता हूँ इसमें कौन थे जी। अजमेर सिंह कौन थे जी, अजमेर सिंह और ये दरिया देव था, इसको याद रखना। अब अजमेर सिंह देखिए, अजमेर सिंह कब से, 1774 से 1777 तक क्या हुआ इसमें, क्या हुआ जी, 3 साल लगभग ये शासन किया अजमेर सिंह। इसको पहले भी वर्णन किया हूं मैं। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग मराठा, ये लग रहा है मैं 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको पढ़ाने में मेरे को। चलो इसमें का मैं बता देता हूँ, इसमें का मैं क्या क्या इनका जो मुख्यतः जो था। इसको बस्तर का मसीहा बोला जाता था, इसको याद रखना। अजमेर सिंह को बस्तर का क्या थे, मसीहा थे। क्या थे जी, मसीहा थे, याद रखना आप लोग। क्रांति का मसीहा, वो भी ऐसी सिंपल मसीहा नहीं है। बस्तर क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इसको मसीहा बोला जाता था अजमेर को, क्योंकि इसी समय में अजमेर सिंह और दरिया देव के दोनों भाई थे। अजमेर सिंह दरिया देव क्या थे, दोनों भाई थे। जब इनके बीच क्या हुआ था, उत्तराधिकारी के समय युद्ध हुआ था। जब ये दलपत देव की मृत्यु हुई उस टाइमिंग के बाद जस्ट इन लोग क्या लड़ाई झगड़ा चालू कर दी। अब दरिया देव ने क्या किया, अंग्रेजों को और मराठों से षड्यंत्र रच लिया। दरिया देव ने क्या किया, जो मराठा थे और मराठी लोग और ये अंग्रेज लोग, उनसे मिल के हाथ मिला लिया और जाके सीधा अजमेर के ऊपर आक्रमण कर दिया, अपने भाई ऊपर, उसके भाई ऊपर। तब क्या हुआ, अजमेर से थोड़ी जीतेगा। तो अजमेर के नेतृत्व में बस्तर का जो है, इसी को फिर अजमेर के नेतृत्व में बस्तर का जनजाति विद्रोह। अब उसके अजमेर के पक्ष में किन लोग खड़े थे, जनजाति लोग खड़े थे, कि कैसे ये मतलब अंग्रेज बाहरी वेद की लार है ये उसका भाई, तो इनका मतलब साथ देना चाहिए बोल के। तो ऑटोमेटिक अजमेर सिंह के नेतृत्व में पूरे जनजाति लोग शामिल थे उसमें। अब हलवा विद्रोह चालू हो गया 1774 में। 1774 में ये अभी बताया थोड़ी देर में मैं एक वीडियो में, हलवा विद्रोह चालू हुआ। ये हलवा विद्रोह की क्रांति, इसको याद रखना, 1774 में।
ठीक है, इसको याद रखना। प्रारंभ हुआ। अब इस विद्रोह हुआ ना, तो काकतीय वंश का शासक जो मराठों के अधीन आ गया, ये हार गया। ये विद्रोह की इसमें विद्रोह नहीं चल पाया ना, ये दमन उमन हो गया। काकतीय वंश का शासन जो मराठों के अधीन आ गया। अजमेर सिंह के शासन काल से क्या हुआ, मराठों के अधीन आ गया। यहाँ से अजमेर सिंह ये हार गया ना ये। अरे 3 लोग थे, उन लोग आधुनिकता से लेस थे। इनके पास जनजाति लोग के क्या पास थे, हैं टंगिया उंगिया, वो टांगी उंगी बस था। उसके बाद अब कुछ क्या था हथियार उसमें। उन लोग बंदूक बंदूक पकड़ के आए थे, उन लोग कहाँ इन लोग जीत पाते, समझ गए। तो मराठा अधीन शासक अभी बताता हूँ इसमें, फिर उसके बाद आंग्ल मराठा अधीन है, फिर ब्रिटिश का शासक आएंगे। तो चलिए भाई, अब जो दरिया देव पकड़ के लाया था किनको, अंग्रेजों को। अब अंग्रेज लोग क्या किए थे, अंग्रेज और मराठे लोग उसको बैठा दिए गद्दी पर, मराठा के अधीन एक शासक के रूप में। तो चलो भाई, इसको भी बता देता हूँ मैं। तो ये वहाँ तक था स्वतंत्र रूप से शासन किए। अब ये मराठा अधीन, ये यहाँ से चालू हो गया मराठी अधीन शासक। मराठा अधीन क्या बन गए भैया, शासक बन गए, इसको याद रखना। अब ये थे दरिया देव। 1777 से ईस्वी 1777 से 1800 ईस्वी, याद रखना। 23 साल लगभग शासन किए दरिया देव। देखो मस्त मजा ले लिया उसको हरवा के। 1777 से 1800 ईस्वी में ये पहुंच गया। अब इसने क्या किया, अपने भाई को, देखो जो अपने भाई के भी षड्यंत्र रचा था और सत्ता प्राप्त किया था, अभी इस कार्य में जो एक उसका मदद किया था नरेश विक्रम देव, और एक जो कंपनी सरकार अधिकारी था जॉनसन, और मराठों की तिगड़ी है ना, मराठे भी साथ में थे। इसी कारण क्या था, वो सफल रहा ये अपने भाई को हराने के लिए, अजमेर सिंह को। ठीक है, इसको याद रखना। कौन कौन बताया, जयपुर का जो उड़ीसा का था, जयपुर उड़ीसा में है, उसका विक्रम देव शामिल था। और कंपनी का जो शासक था, अधिकारी था जॉनसन। अब मराठों साथ में थे और तीनों मस्त मिल के उसको हरवा दिए, उसकी सहायता का वचन दिए थे, इसलिए जी दिया। और ये कोट पाड़ की संधि हुई इसी टाइम में, कोट पाड़ की संधि हुई, इसको कोट पाड़ संधि, इसको याद रखना। ये आपका तिथि इसका याद रखना, 6 अप्रैल 1778 ईस्वी, 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में हुआ। अब घटनाक्रम इसका बता देता हूँ, इसमें हुआ क्या, मतलब इनका मतलब क्या था, इसका कोट पाड़ संधि था क्या। तो इस संधि का लाने का मतलब ये था कि जो राज्य का जो बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। जो राज्य का जो क्षेत्र, जो बस्तर क्षेत्र था, जो हम लोग के चाहे बस्तर लोग के जो काकतीय वंश के शासक था, तो मराठा अधीन हो गया फिर। अब इसमें जैसे बताता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ इसका। सत्ता हस्तांतरण हेतु जब जयपुर के नरेश और विक्रम देव और बिम्बाजी भोसले के जो प्रतिनिधि थे, एक त्रयंबक अहिराव, तो इनके मध्य क्या हुआ, संधि हुआ था। क्या क्या बोला, बिम्बाजी भोसले थे, कहाँ के, ये भी मराठा थे, सॉरी ये मराठा थे, और एक उड़ीसा के थे, जयपुर विक्रम देव जो उड़ीसा के थे, नरेश थे, शासक थे, राजा थे बोल सकते हो आप। एक प्रतिनिधि के रूप में कौन आया था, भोसला का त्रयंबक अभिराव, तो मराठा था। तो अभिराव के मध्य क्या हुआ, संधि हुआ 6 अप्रैल 1778 में। तो इस कोट पाड़ की संधि हुई है ना, तो इसको याद रखना। तो इस संधि के तहत क्या हुआ, जो जयपुर नरेश को क्या हुआ, उसको कुछ क्षेत्र मिला उसको, जैसे कोट पाड़ मिला उसको, चुकचूड़ा मिला, और पोड़ागढ़ मिला, और रायगढ़ मिला। तो इन सब क्षेत्र को मिलाकर उनको मिला, मतलब अब मराठों को 59,000 टकोली के प्रतिवर्ष उसको देने के लिए राजी हुआ
कौन यो राजी हुआ भाई? यही राजी हुआ जो नरेश। मराठों को हर साल मतलब 59,000 उसको प्रतिवर्ष एक टैक्स के टाइप का रूप को उसको देना पड़ता था। उसको राजी कर लिया। ठीक है, यही था कोटपाड़ की संधि। अब इसी दरियादेव के शासनकाल में बस्तर जो है, बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अंग बना। पहले नहीं था। बस्तर अलग था और छत्तीसगढ़ अलग था। तो दरियादेव के शासनकाल में ही, क्योंकि मराठा दिन आया कि मराठा फिर भीमबाजी भोसले अभी आएंगे उधर 1758 के आसपास में, तब उनका शासन चलेगा। ठीक है, किसका शासन चलेगा? अभी बस्तर का जब वो भीमबाजी भोसले जी आएंगे तब बस्तर और उनका मिलाप हुआ, तब उनका शासन हुआ जी। अब दरियादेव ने क्या किया? सत्ता के लोभ में क्या किया उसने? बस्तर को बेच दिया। बस्तर की स्वाधीनता जो उसके हाथ में था उसको बेच दिया और संधि स्वीकार कर लिया। जा रहे भैया ले ले बोल के, क्योंकि उसको बांट दिया ना, ये कोटपाड़ चुगचुड़ा पोड़ागढ़ को सबको बेच दिया, रायगढ़ क्षेत्र को। और मराठों को भी उनका उल्टा को देने के लिए तैयार हो गया, पैसा दूंगा बोल के। सत्ता चाहिए था उसको। चलो ये इतना काफ़ी है। एक था भैया हमारा भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम का क्या हुआ संघर्ष, समझे जी? भोपालपट्टनम का क्या हुआ संघर्ष हुआ, इसको बताता हूँ। अब ये संघर्ष क्या हुआ? भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में हुआ। भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ? 1795 में। ठीक है, इसको याद रखना। कोटपाड़ की संधि पहला एक हुआ, ये दरियादेव के भोपालपट्टनम सन 1795, ये 78 में हुआ और ये 95 में हुआ, लगभग 10 साल 15 साल बाद। ये भी दरियादेव के समय हुआ था। अब इसका कारण क्या था, इसका भोपालपट्टनम के विद्रोह संघर्ष? तो कारण ये था, जब इन लोग का ये स्थिति था कि क्या स्थिति था इसमें, जो जेटी ब्लंट था, एक मिस्टर था जेटी ब्लंट। जेटी ब्लंट नामक क्या था, एक अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज क्या था? अधिकारी था। अब इसने क्या किया, यहाँ प्रवेश किया। कहाँ पर? ये भोपालपट्टनम में प्रवेश किया, बस्तर क्षेत्र में। इसको आने तो इन लोग को दिक्कत हो गई, यहाँ के निवासी लोग को, बस्तर वाले क्षेत्र लोग को। क्या हुआ, यहाँ के निवासी लोग को जब अंग्रेज लोग आए तो इन लोग को दिक्कत हो गई, एक आया बोल के, तो उसका विरोध करने लगे जेटी ब्लंट का। तो ब्रिटिश यात्री जो जेटी ब्लंट, जो बीजापुर क्षेत्र के भोपालपट्टनम, जो बीजापुर अभी देखोगे बीजापुर जिला में है, कौन? भोपालपट्टनम। तो वहां से प्रवेश करना चाहा था। कहाँ से? ये बीजापुर क्षेत्र के भोपालपट्टनम से बस्तर में जाऊंगा बोल रहा था। तो आदिवासियों ने क्या किया, प्रवेश को मतलब उसको प्रवेश करने दिया नहीं, उसको रोक दिया बीच रास्ते में। और फिर दोनों पक्षों में संघर्ष चालू हो गया। और इसी संघर्ष को भोपालपट्टनम का संघर्ष बोलते हैं। मतलब अब वो एंट्री कहाँ से मारे? ये मुंबई में मान लो बैठे, महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन लोग बैठे? अंग्रेज लोग। अब आ रहे हैं नीचे से, ये तेलंगाना से होते हुए, अब बोल रहे बीजापुर से जाएंगे बोल रहे। कौन जा रहे हैं? अंग्रेज जाएंगे। और वहाँ से जाके कहाँ बैठेंगे बोल रहे? बस्तर में जाएंगे बोल रहे। तो बस्तर काफ़ी दूर था वहाँ से, बीजापुर से, तो इन लोग को यहीं से रोक दिए सीमा में, भोपालपट्टनम के आसपास। तो दोनों में जो टकराव हुआ ना, वही संघर्ष कहलाया। समझे जो मैं बोल रहा हूँ इसमें? ठीक है। तो मिस्टर जेटी ब्लंट को विवश होकर क्या करना, ये कोलकाता लौट गया। फिर चुपचाप भैया अपना सामान वान पकड़ा, वहाँ से कलकत्ता लौट गया वो। ठीक है। इसके बाद एक सी नंबर में ये तो था मराठा अधीन शासक था, ये था मराठा अधीन शासक था। इसके बाद था आंग्ल मराठा अधीन शासक।
एक था मराठा अधीन शासक, इसको याद रखना, आंग्ल मराठा अधीन शासक। अब ये क्या है आंग्ल मराठा अधीन शासक? ये इसमें आंग्ल मराठा मतलब आंग्ल अंग्रेज है। आंग्ल इसमें बता देता हूँ इसमें का। तो महिपाल देव हुआ इसका शासक, जो मराठों और अंग्रेजों के अधीन में था। तो 42 तक था, 1800 से 1842 का शासनकाल था। अब इसके शासनकाल में 1824 में से 1825 में एक विद्रोह हुआ था। मैं बताया था गेन सिंह का नेतृत्व में एक पलरकोट का विद्रोह। पलरकोट का क्या हुआ? विद्रोह हुआ, इसको याद रखना। अब ये विद्रोह हुआ। अब इसी टाइम में क्या हुआ, मराठों ने महिपाल देव ने क्या किया, तो मराठों को मतलब टैक्स नहीं पटाऊंगा बोला, मनी नहीं चुका पाऊंगा बोला। तो क्या इसके कारण क्या हुआ, जो मराठा शासक था बंकोजी, उसने अपने सेनापति को भेज दिया, और रामचंद्र बाग नाम था उसका सेनापति का, और आक्रमण करने के लिए करीब 1809 में उसको भेजा। क्या करने? आक्रमण करने भेज दिया उसको, और महिपाल को हरा दिया उसको। महिपाल को क्या उसने हरवा दिया। 1809 इसका जो टाइमिंग गलत है, इसमें गलत लिखा है, क्योंकि 24 में ये पहुंचा तो कहाँ ये 18 में आएगा। ठीक, 1809 आएगा। ये बाद में हुआ पलरकोट विद्रोह, इसको याद रखना, ये हेडिंग अलग है पलरकोट विद्रोह का इसका। तो वो पराजित हुआ और फिर संधि होने के लिए मान गया, और फिर भी ये टकोली देने के लिए मतलब नहीं दे पा रहा था। तो ये 1830 ईस्वी में जो सियावा क्षेत्र का जो नागपुर शासन था, उसको अपने अंदर कर लिया। इसने क्या, ये देने में समर्थ नहीं था ना ये महिपाल देव, पैसा नहीं दे पाया, पैसा ही नहीं था इसके पास। तो सियावा क्षेत्र जो धमतरी का जो जिला था, उसको क्या कर लिया, नागपुर जो शासन में अंडर में चला था अंग्रेजों के द्वारा, उसको क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। इसके दो पुत्र थे, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। दो पुत्र थे, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। अब एक है भूपाल देव, इसका बता देता हूँ। इसका टाइमिंग क्या होता है, 1842 से 1853 ईस्वी तक। अब इसमें क्या, मराठा शासकों ने जो नर बलि प्रथा हुई थी, जो आदमी लोग का बलि दिया जाता था उस टाइम में, तो मराठों ने क्या इन लोग के ऊपर केस कर ठोक दिया, मतलब अभी बोला ये क्यों करवा रहे हो, आदमी लोग का बलि क्यों दे रहे बोल के। तो ये एक घटना घटी थी उस टाइमिंग में, इसको याद रखना, जो तारापुर और मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 में। चलो ठीक है।